Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 6 science. Today we are going to start chapter 14 that is water. So इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? वाटर के बारे में. वाटर क्या है ये तो आप सबको पता है, बट हम यहाँ पर देखते हैं कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ से हमें मिल रहा है, क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं वाटर स्कैरसिटी के. फाइन, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Suppose for some reasons your family gets only one bucket of water every day for a week. So ऐसा टास्क दिया जाए सपोज कि आपको सिर्फ पर डे 1 बकेट वाटर मिलेगा एंड ये कब तक कंटिन्यू रहेगा? 1 वीक तक. इमेजिन व्हाट वुड हैपन. सो आप इमेजिन अभी कर सकते हो क्या प्रेजेंट की सिचुएशन में कि आप कैसे पूरा फैमिली 1 बकेट वाटर में पूरा दिन निकालेंगे. Would you be able to cook, clean utensils, wash clothes और bath? So ये सारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कुकिंग करना, यूटेंसिल्स को वॉश करना, बाथिंग है, क्लीनिंग है, ये सारा पॉसिबल हो पाएगा ये 1 बकेट वाटर में. What are the other activities you would not be able to do? एंड और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे फिर अगर वाटर नहीं होगा तो. What would happen if we do not have easy access to water for a longer period of time? So in case अगर 1 वीक से ज़्यादा वाटर ना मिले so क्या consequences हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम होगी. Apart from drinking, there are so many activities for which we use water. So सिर्फ हम वाटर जो है वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है. अब जैसे यहाँ पर कंसिक्वेंसेस पूछे हैं तो आई गेस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अगर इमेजिन करो कि आपको वाटर नहीं मिलेगा तो क्या है, हम ड्रिंकिंग के लिए वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, बाथिंग के लिए कम होगा, एंड डेली हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं ब्रशिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, आपकी नहीं होंगी वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स बट एटलीस्ट घर में तो होता है ना. सो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैसे पॉसिबल होंगी अगर वाटर नहीं है तो. डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे. सो आपको आइडिया अगर है कि आप कितना वाटर एक पूरे दिन में यूज़ करते हो, सो इट्स वेरी गुड. उसको आपको यहाँ पर ना काम में आएगा एक्टिविटी टेबल 4.1 में. सो आगे देखते हैं अब हम हाउ मच वाटर डू वी यूज़, हम कितना वाटर यूज़ करते हैं. एक्टिविटी 1 इज लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे. सो आप पूरे डे में कितनी एक्टिविटीज़ के लिए वाटर आपको रिक्वायर्ड है उसकी एक लिस्ट बनानी है. सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1. मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक. सो जैसे यहाँ पर 14.1 टेबल दी हुई है ना, वैसे आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. थ्रूआउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स. तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर यूज लिखना है कि आप कितना वाटर यूज़ कर रहे हो एंड बाकी के फैमिली मेम्बर्स में हर एक पर्सन कितना वाटर यूज़ कर रहा है. You may use a mug, a glass, a bucket or any other container to measure the amount of water used. So यहाँ पर आपको कितना अमाउंट है वो आप मग से काउंट कर रहे हो या ग्लास से काउंट कर रहे हो या बकेट से काउंट कर रहे हो वो लिख सकते हो. अब जनरली आप ड्रिंकिंग कितना कर रहे हो आप ग्लास से ही काउंट करोगे ना कि इतना ग्लास वाटर आप डेली ड्रिंक करते हो. ब्रशिंग के लिए आप मग से कर सकते हो, बाथिंग के लिए मग और बकेट से. तो इस टाइप से आपको यहाँ पर अपना कैलकुलेशन एंड इवन फैमिली का अमाउंट ऑफ वाटर लिखना है. देन उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके यहाँ टोटल कितना वाटर रिक्वायर्ड है. You now have a rough idea as to how much water your family uses in a day. So आपको एक rough idea लग जाएगा यहाँ पर कि कितना water आप लोग per day use करते हो. Can you estimate the amount of water used by you for personal cleanliness in a day? So हम हमारी personal cleanliness के लिए कितना water जो है वो एक दिन में use कर लेते हैं. Using this information, calculate the amount of water needed by your family in a year. So आपको जब यहाँ से per day water requirement आ जाएगी ना तो आप उसको 365 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा कि पर ईयर कितना वाटर रिक्वायर्ड है. Now divide this amount by the number of members of your family. Then जो ईयरली अमाउंट आएगा ना वाटर का जो यूज़ हो रहा है उसको अपने फैमिली मेम्बर्स से डिवाइड कर देना है. This will give an idea of the amount of water needed by one member of your family in a year. So क्या होगा टोटल जो वाटर यूज़ हो रहा है एक साल में
एंड उससे डिवाइड क्या करना है, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो फाइंड आउट क्या कर लेंगे हम इससे कि 1 फैमिली मेम्बर पर ईयर में कितना वाटर यूज करता है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। एंड ऐसे ही आप इसको क्या कर सकते हो, आपके विलेज टाउन में अगर फाइंड आउट कर सकते हो, आप अपने कंपार्टमेंट में बिल्डिंग में फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप अपने सिर्फ हाउस में ही ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो। You may now get an idea of the amount of water needed by your village or town in a year. So, आप अगर विलेज या टाउन में ये सर्वे करोगे या फिर अपनी बिल्डिंग में सर्वे करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कितना वाटर बेसिकली नीडेड है। अब यहाँ पर बूझो क्या बोल रहे हैं, बूझो wonders whether people living in different regions of our country get the same amount of water. Are there regions where people do not get adequate amount of water? How do they manage? So यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका बूझो का कि अलग अलग रीजन से में रहने वालों को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है क्या? सो ये बिल्कुल गलत है। अब वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा ना कि कितना वाटर मिल रहा है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाए। एंड कई रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर एडिक्वेट अमाउंट में वाटर नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं है। सो वो लोग कैसे मैनेज करते हैं ना, उन लोगों की लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब कई सारे प्लेसेस पे तो वो किलोमीटर्स चल के जाते हैं, वेल्स या फिर पॉन्ड्स होते हैं, वहाँ से वाटर लेकर आते हैं। एंड कुछ प्लेस पे जहाँ एडिक्वेट वाटर नहीं है वहाँ पर्सनल एंड पब्लिक सपोर्ट से वाटर हार्वेस्टिंग जो प्लांट्स होते हैं वो बनाए गए, या और भी जो मेथड्स हैं वाटर हार्वेस्ट करने की वो बनाई गई हैं, वो हम देखेंगे आगे वाले सेक्शन में। You have listed a number of activities for which you use water. So बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें क्या है हम वाटर का यूज़ करते हैं। Do you think our water requirement is limited to activities like these? So हमारी water requirements क्या सिर्फ इन्हीं एक्टिविटीज़ तक लिमिटेड है? We use wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items every day. So हम फूड बहुत नेसेसरी है ना हमारे लिए, तो फूड सब्सटेंस भी लेते हैं। सो वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट। एंड जो फाइबर्स चाहिए होते हैं वो भी कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। इज वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दिस प्लांट? सो वाटर क्या ह्यूमन बीइंग की ही रिक्वायरमेंट है, प्लांट्स को नहीं चाहिए होता ये वाटर। सो ऑब्वियसली चाहिए होता है प्लांट्स को भी वाटर। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? सो कुछ और यूजेस हैं क्या वाटर की? ये जो बेसिक एक्टिविटीज़ दे दी गई हैं, प्लांट्स को रिक्वायर्ड है, एनिमल्स को रिक्वायर्ड होगा, देन उसके बाद और क्या यूजेस हैं? इंडस्ट्रीज़ में रिक्वायर्ड है, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो है जहाँ पर आइटम्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ रिक्वायर्ड है। इरिगेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है वाटर। सो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट है। Water is used in industries for producing almost all the things that we use. So हम जो डेली बेसिस पर भी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट तो होगी। So we need water not only for our daily activities but also for producing many things. So water हमें सिर्फ डेली एक्टिविटीज़ के लिए नहीं चाहिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए वाटर रिक्वायर्ड है। Now Paheli wants to tell you that about 2 glasses of water are required to produce each page of a book. That means कि ये जो एक पेज बना है ना, इसके लिए कितना वाटर लगा है, 2 glasses of water. नेक्स्ट टॉपिक है where do we get water from? So, अब वाटर तो भाई आ रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है ये तो हमने देखा अभी इतने सेक्शन में, बट वाटर कहाँ से आ रहा है? Where do you get the water that you use? कहाँ से आ रहा है ये वाटर? Some of you may say we draw water from river. So आप तो ये बिल्कुल नहीं बोलोगे कि आप बहुत ही रेयरली कोई बोलेगा कि हम वाटर जो है वो रिवर से लेके जाते हैं। सीधा सा आंसर क्या होगा, टैप से आ रहा है। टैप में कहाँ से आ रहा है? जो हमारे रूफ पर टैंक रखा हुआ होगा उसमें से आ रहा है। बट एक्चुअली क्या होता है कि वाटर आ कहाँ से रहा है? रिवर, स्प्रिंग्स, पॉन्ड, वेल और हैंडपम्प। Some other might say we get water from taps. So water tap से आ रहा है, जो आप लोगों का आंसर होगा। Have you ever wondered where water in the taps come from? So ये जो टैप में वाटर आ रहा है या फिर रिवर एंड स्प्रिंग्स में वाटर आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? Water that we get from taps is also drawn from a lake or a river or a well.
जो वाटर टैप में आ रहा है वो भी कहाँ से आएगा, रिवर से आएगा या वेल से आएगा, बट रिवर्स और वेल्स में कहाँ से आ रहा है वाटर। ये क्वेश्चन जो है इसका बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक हमें आंसर मिलेगा। जो रिवर्स में वाटर है ना वो टैप में जाता है, किसके हेल्प से, इट इज देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। पाइप्स के नेटवर्क से जो रिवर या पॉन्ड में वाटर होता है वो क्या जाता है, बिल्डिंग्स में और हाउसेज में। Each of us may be getting water into our homes in different ways, but finally, all of us get water from the same source, such as ponds, lakes, rivers, and wells. जो भी water bodies हैं जहाँ पर water large amount में present होता है, obviously वहीं से आएगा टैप में water. We have discussed some of the sources of water. हमने यहाँ पर कुछ सोर्स तो देख लिए, जैसे कि ये रिवर्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स हैं, वेल है, ये तुमने देख लिया. Where does the water come from to fill these ponds, lakes, rivers and wells? अब जो क्वेश्चन हम बोल रहे थे कि रिवर्स में तो कहाँ से आ रहा है पानी, रिवर्स से टैप में जा रहा है, समझ आ गया, बट रिवर्स में कैसे आएगा पानी। Bujo want you to imagine a day in your life when water supply through tap is not available, so you have to fetch it yourself from a faraway place. Would you use the same amount of water as on any other day? इन केस आप ये सिर्फ इमेजिन करना है कि इन केस आपके एरिया में जो है वाटर सप्लाई बंद हो जाए, मतलब आपके एरिया में वाटर है ही नहीं, उसके लिए आपको वाटर फेच करने के लिए कुछ किलोमीटर्स जाना पड़ रहा है एंड वाटर लेके आना पड़ता है, तो तब भी क्या आप सेम अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करोगे जो अभी यूज़ कर रहे हो। अभी क्या है ना, हमको घर बैठे बैठे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है, दैट इज़ वाई हम उसको क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, हम उसका मिस यूज़ करते हैं। बट इन केस अगर हमें वाटर लेके आने में ना हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना, तब हम क्या करेंगे, इतना वाटर वेस्ट नहीं करेंगे। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ का जो 2/3 पार्ट है ना वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। मोस्ट of this water is in oceans and seas, and ये जो most of the water है ना, that means कि 2/3 water, उसमें से भी मोस्टली जो है वो oceans and sea के फॉर्म में जो ब्लू कलर दिख रहा है ना अर्थ पे, वो क्या शो कर रहा है, वाटर। The water in the oceans and seas has many salts dissolved in it. The water is saline. जो oceans and seas में water है ना वो क्या है, उसमें present है, salts present है। तो सॉल्ट्स जो है हमें कहाँ से मिलते हैं, सी से मिलते हैं। तो जो सॉल्ट प्रेजेंट है ना वाटर में, वो वाटर को क्या कर देता है, सेलाइन। इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। ये क्या है, वाटर ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होता है एंड इवन अदर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी ये यूज़ नहीं होगा, ना ही एग्रीकल्चर के लिए फिट बैठेगा। यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम Rime of the Ancient Mariner written by S.T. Coleridge in 1798। in case अगर आपने ये पोएम की लाइन सुनी है, ये जो पोएम है राइम ऑफ द एंशिएंट मेराइनर, एंड पोएम की लाइन्स क्या है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो क्या है, वाटर तो बहुत सारी जगह पर है, जैसे 2/3 जो है अर्थ पे वाटर ही है, बट अराउंड अगर हम सी एंड ओशन देखें तो वहाँ पर बेयरली कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ही प्योर फॉर्म में होगा जो कि ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल है। बाकी मोस्टली तो क्या है, सेलाइन है जो कि ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं बैठता। Here the poet has described the plight of sailors on a ship lost in the ocean। जो ऐसे सेलर्स होते हैं ना जिनकी शिप गुम जाती है ओशन में, क्योंकि अब ओशन तो क्या बहुत वास्ट है, वहाँ पर अगर शिप क्या है लॉस्ट हो गई है, उस कंडीशन में उनको वाटर में है बट स्टिल वाटर नहीं मिलता है ड्रिंकिंग के लिए। Yet oceans play an important role in supplying the water that we use। तो oceans क्या है, बहुत important रोल प्ले करते हैं हमको वाटर सप्लाई करने में। Do you find this surprising? ये आपको सरप्राइजिंग तो लगेगा ही, क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि ओशन का जो वाटर है वो सेलाइन है, एंड सेलाइन और सॉल्टी वाटर जो है वो हम अपने डेली पर्पस, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक यूज़, एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं कर सकते। फिर कैसे ये सोर्स है हमारे वाटर का। आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी, क्योंकि हम जो वाटर यूज़ करते हैं वो सॉल्टी नहीं है।
many of us live in places far away from the oceans and हम जहाँ पर रह रहे हैं ना वो ओशन से बहुत दूर है. So does the water supply in these places also depends on the ocean? So कुछ places जो सी शोर पर हैं वहाँ तो समझ आता है कि हो भी सकता है सप्लाई, बट जो सेंटर में है जैसे इंडिया के ही जहाँ पर सी शोर है ही नहीं दूर दूर तक, वहाँ कैसे ये वाटर सप्लाई होता है सीज एंड ओशंस का. How does the ocean water reach ponds, lakes, rivers and wells which supply us water? And हमें तो water supply कौन कर रहा है? Rivers and wells जो हैं, तो वहाँ तक ocean का water कैसे पहुँचता है? How come the water from these sources is not saline anymore? And वहाँ से जो water ले रहे हैं हम river से या pond से वो तो saline नहीं है. अब इतने सारे questions जो हैं उनका क्या आंसर है? That is where the water cycle comes in. So यहाँ पर किसकी एंट्री हो रही है? वाटर साइकिल की, जो क्या कर रही है ओशंस का जो सॉल्टी वाटर है उसके थ्रू ही हमें प्योर वाटर फ्रेश वाटर जो है वो मिल रहा है. तो अब हम देखते हैं किसके बारे में? वाटर साइकिल के बारे में. सो डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर. वाटर साइकिल में सबसे पहले चीज़ क्या आप पढ़ोगे? जादू होता है ना, वाटर डिसअपियर हो जाता है. आप ओपन स्काई के नीचे वाटर का कुछ ड्रॉप्स डालोगे, इवन आप ग्लास ऑफ वाटर भी डालोगे फ्लोर पे, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे क्या हो गया? वो डिसअपियर हो गया. हम जनरली उसको क्या बोलते हैं कि ड्राई हो गया, बट कैसे हो गया? कहाँ चला गया वाटर? So, how many times have you noticed that water spilled on a floor dries up after some time? So, जो वो फ्लोर पे वाटर अगर गिर जाता है तो वो थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाता है. कहाँ जाता है ये वाटर? The water seems to disappear. Similarly, water disappears from wet clothes as they dry up. तो आप जो क्लोथ्स को वॉश करके उनको ड्राई होने के लिए डालते हो तब भी वाटर डिसअपियर हो रहा है, तो वो वाला वाटर कहाँ जाता है? Water from wet roads, rooftops and a few other places also disappears after the rains. बारिश होने के बाद भी जो रूफ टॉप है या फिर रोड्स पे वाटर होता है तो थोड़ी देर के बाद क्या होते हैं? रोड्स एंड रूफ ड्राई हो जाते हैं, वो वाटर भी डिसअपियर हुआ. सो वेयर डज दिस वाटर गो? अब ये वाटर कहाँ गया है? सो इतने सारी कंडीशन में वाटर डिसअपियर हो रहा है, बट जा कहाँ रहा है? सबका क्या है? एक ही आंसर है. वो क्या है? हम अभी पढ़ते हैं, इवन आपको याद भी आ जाएगा, हमने आगे के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है. Do you remember activity 6 in chapter 5 in which water with salt dissolved in it was heated? What did we find? तो जब हमने चैप्टर 5 में जो एक्टिविटी की थी वहाँ पर सॉल्टेड वाटर को हीट किया तो क्या हुआ? वाटर जो थे वाटर ड्रॉपलेट्स वो इवेपोरेट हो गए. वाटर हीट करने पे क्या हुआ? वेपर में कन्वर्ट हुआ. सो वेपर जो क्या है ऊपर डिपॉजिट हो गए एंड नीचे क्या बचा? सॉल्ट बच रहा है. दैट मीन्स कि वाटर हीट होने पे क्या होता है? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. कौन सी प्रोसेस के थ्रू? इवेपोरेशन के थ्रू. सो द वाटर इवेपोरेटेड एंड द सॉल्ट्स वाज लेफ्ट बिहाइंड. सो वाटर इवेपोरेट हो जाता है एंड क्या छोड़ देता है वो? सॉल्ट्स. दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर changes into its vapor. So heat होने पे क्या होता है? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. We also realize from this activity that water vapor does not carry away the salt with it. तो इस एक्टिविटी से हमको क्या पता चल रहा है कि जब वाटर वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना तो उसके साथ वेपर्स के साथ वो सॉल्ट को नहीं लेके जाता है, सॉल्ट को वहीं छोड़ के चला जाता है. वाटर वेपर्स so formed become a part of the air and cannot usually be seen. तो जो वाटर वेपर्स होते हैं ना जो बनते हैं फिर वो किसका पार्ट है? एयर में प्रेजेंट है, एयर के पार्ट है एंड फिर हम उनको देख नहीं सकते बिकॉज एयर तो क्या है? ट्रांसपेरेंट है. So we also found that heating is essential to convert water into its vapor. So क्या जरूरी है वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए? हीटिंग जरूरी है. However, we have seen that water changes into vapors also from the fields, roads, rooftops and other land areas. तो जहाँ भी वाटर प्रेजेंट होगा सिंपली एंड वहाँ पर क्या है? टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है. दैट मीन्स कि फील्ड्स में सनलाइट की प्रेजेंस में, रोड्स पर, रूफटॉप, यहाँ पर हर जगह हीट तो है. तो क्या होता है? यहाँ पर जो भी वाटर रहेगा वो एवेपोरेट हो जाएगा.
We also discussed in chapter 5 that to obtain salt, water from the sea is left in shallow pits to let the water evaporate. तो चैप्टर 5 में हमने सॉल्ट्स का कैसे एक्सट्रैक्शन होता है वाटर से वो भी पढ़ा कि उसमें क्या करते हैं, सी शोर पे सॉल्ट पिट्स बना देते हैं एंड उसमें वो सॉल्टेड वाटर जो सी वाटर है वो फिल कर दिया जाता है. उसमें क्या होगा, फिर वाटर इवेपोरेट हो जाएगा एंड उस पिट्स में सॉल्ट बचता है. From where does this water get the heat it needs to evaporate? So ये heat कहाँ से मिलती है? तो कॉमन सा आंसर तो हो जाएगा हमारा सनलाइट, बट उसका रीज़न हम नीचे एक्टिविटी 2 में देखते हैं कि ये हीट किससे मिल रही है एवेपोरेशन के लिए, सनलाइट से. तो एक्टिविटी 2 में है कि कैसे हम इसको प्रूफ कर रहे हैं कि सनलाइट से क्या मिल रही है, हीट मिल रही है. टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, place one on the plate in sunlight and keep the other plate under shade. हम 2 प्लेट्स लेंगे, दोनों में क्या करना है, वाटर फिल करके एक को शेड में रख देंगे, दैट मीन्स कि रूम में रख दो आप या फिर, एंड दूसरे को क्या करना है, सनलाइट में रखना है. नाउ pour equal amount of water in each of the plate एंड दोनों में क्या करना है, वाटर का अमाउंट इक्वल होना चाहिए. एक्टिविटी 4.5 फिगर 4.5 में इसका डिस्क्रिप्शन है कि एक प्लेट को क्या हुआ है, शेड में रखा है एंड दूसरी प्लेट को सनलाइट में. यू कैन यूज अ कैप ऑफ अ बॉटल टू मेजर वाटर. तो आप यहाँ पर मेजरिंग के लिए अब ग्लास या कैप ऑफ बॉटल जो भी यूज कर सकते हो. मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर. सो इतना ध्यान रखना कि बस वो प्लेट से वाटर स्पिल ओवर ना हो. ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स एंड देन क्या करना है, हर 15 मिनट्स के बाद दोनों प्लेट्स को ऑब्जर्व करना है. डज द वाटर सीम्स टू डिसअपियर. सो वाटर क्या डिसअपियर होते हुए दिख रहा है. फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, या फिर अगर डिसअपियर हो रहा है तो कौन सी प्लेट से फर्स्ट डिसअपियर हुआ. What is the source of heat for this evaporation? अब इस evaporation के लिए heat का source क्या था. So इसके आंसर्स क्या है. फर्स्ट कि does the water seems to disappear. तो water disappear होते हुए दिखेगा नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि amount of water जो होगा ना प्लेट में वो कम हो जाएगा. फाइन. अब ये जो वाटर का अमाउंट कम हो रहा है, दैट मीन्स कि डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहा है वाटर, तो वो कौन सी प्लेट में फर्स्ट होगा, जो कि सनलाइट में रखी हुई है. तो फाइन. एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सोर्स क्या है. तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जो कि शेड में प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर सनलाइट है जिससे क्या मिल रही है, हीट. तो एवेपोरेशन के लिए हीट कहाँ से आ रही है, सनलाइट से. During the daytime, sunlight falls on the water in oceans, seas, rivers, lakes and ponds. The field and other land areas also receive sunlight. So sunlight हर एक जगह पे आ रही है. As a result, water from all these places continuously changes into vapor. इसलिए water जो होता है ना, हर एक प्लेस से evaporate होता रहता है क्योंकि वहाँ पर heat है. However, the salts dissolved in the water are left behind. और जो वाटर में सॉल्ट्स रहते हैं ना वो वहीं पर रह जाते हैं, वो वेपर्स के साथ नहीं जाते. In activity 2, did you find that water also disappeared from the plate in the shade, though it could have taken more time? So आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो सनलाइट में प्लेट रखी थी ना, इससे तो वाटर जल्दी डिसअपियर हो जाएगा, बट अगर आप ये वाली प्लेट जो शेड में थी उसको भी थोड़े टाइम के लिए रखोगे ना, तो वहाँ भी थोड़ी देर बाद वाटर डिसअपियर होगा. क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट थी, हीट ज़्यादा है, दैट इज वाई एवेपोरेशन की प्रोसेस जल्दी हो गई. बट यहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं है, हीट कम अमाउंट में है, इसीलिए एवेपोरेशन की प्रोसेस स्लो होगी. क्योंकि जो सनलाइट हीट दे रहा है, ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्टली सिर्फ इस प्लेट के ऊपर देगा, वो तो पूरी सराउंडिंग में है एंड एयर के साथ जो वार्म एयर है वो इस प्लेट में भी एवेपोरेशन करने में हेल्प करेगी. सो यस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड. सो डे टाइम में क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी एयर है वो हीटेड अप हो जाती है. This warm air provides heat for evaporation of water in the shade and ये warm air जो है वो किस में हेल्प करती है, evaporation में. Thus evaporation takes place from all open surface of water. इसीलिए जो evaporation की process है वो water की सारी open surface पे होता है, whether it is river, pond, ocean, sea or any tank. So as a result, water vapor get continuously added to air. So water vapors क्या है,
कंटिन्यूसली एयर में जाके मिलते रहते हैं। However, evaporation of water is a slow process, but ये जो process है ना, ये slow process है. That is why we rarely notice its loss from a bucket full of water. So bucket, जो water की bucket है ना, उसमें इतना fast बहुत सारा amount of water है ना, that is why हम easily observe नहीं कर पाते उसमें कि बहुत जल्दी हम देखें कि वाटर डिसअपियर हो गया, क्योंकि स्लोली प्रोसेस हो रही है ना, दैट इज वाई उस बकेट में से वाटर डिसअपियर होने में भी टाइम लगेगा अगर उसको सनलाइट में रखेंगे तो। इन सनलाइट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर, बट सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, वाटर जो है वो इवेपोरेट फास्टली होता है, क्योंकि जैसे हमने प्लेट में देखा ना, सनलाइट में रखा था तो फास्टली इवेपोरेट हो गया, बट यहाँ पर रखा तो शेड में तो इवेपोरेट नहीं हुआ। ऑन हीटिंग water on burner, its evaporation takes place even faster. And अगर हम क्या करेंगे ना कि किसी यूटेंसिल में वाटर को रख के उसे बर्नर के ऊपर रखेंगे तो फिर तो evaporation का जो रेट है और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। Is there any other process through which water vapor get transferred to air? So और भी कोई प्रोसेस है जैसे जिसमें कि वाटर वेपर का ट्रांसफर होता है एयर में? So इसका आंसर रहेगा क्या, यस। एंड वो कौन सी प्रोसेस है, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। प्लांट से जो वाटर लॉस है ना, प्लांट की रूट्स क्या करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, एंड वो कहाँ तक पहुँचाती हैं, लीव्स तक। लीव्स में क्या होता है, वाटर जो है एवेपोरेट हो जाता है, एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। So you have learned in chapter 7 that plants need water to grow. So plants को क्या चाहिए है, water चाहिए grow करने के लिए। Plants use a part of this water to prepare their food, and plants कुछ amount of water तो किस में use कर लेते हैं, अपना food prepare करने के लिए, and retain some of it in their different part, and बाकी का कहाँ होता है, plant के अलग अलग part में store हो जाता है। Remaining part of this water is released by the plant into air as water vapor through the process of transpiration, and बाकी का जो amount जो कि प्लांट के पार्ट्स एब्जॉर्ब करने के बाद बचा देते हैं एंड फूड प्रिपरेशन में नहीं लगता है, वो क्या है, वाटर वेपर के फॉर्म में एवेपोरेट हो जाता है, एंड प्रोसेस का नेम क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। Do you remember observing transpiration of water by plants in activity 4 in chapter 7? So हमने चैप्टर 7 की एक्टिविटी 4 पढ़ी है ना, तो वहाँ पर भी दिया हुआ है ट्रांसपिरेशन के बारे में कि कैसे ट्रांसपिरेशन की हेल्प से जो लीव्स में एक्सेस वाटर होता है वो एवेपोरेट हो जाता है। Water vapor enters the air through the process of evaporation and transpiration. That means कि water vapor जो air में enter कर रहा है ना, वो कौन सी दो process के through हो रहा है, evaporation के through and transpiration के through. Is it lost forever? No. We get it back again as we will see. तो ये जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ है, ये क्या हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है? इन केस अगर ये हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा तो ऐसे धीरे धीरे तो सारा वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर तो अर्थ पे वाटर ही नहीं बचेगा। तो ये जो वाटर है ना, ये लॉस्ट नहीं होता है, ये सिर्फ इसका एक फॉर्म चेंज हो जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। तो क्लाउड्स कैसे बनते हैं, ये वाटर वेपर जो जा रहा है ना उससे ही बनते हैं। टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर। इसको हमें देखने के लिए कि कैसे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एक हमें क्या चाहिए, ग्लास जो कि वाटर से फिल्ड हो हाफ। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, एंड उस ग्लास को बाहर से एकदम क्लीन कर दो। एड सम आइस इनटू द वाटर, एंड क्या करना है, वाटर में थोड़ा सा आइस ऐड करना है। वेट फॉर 1 or 2 minutes, एंड उसके बाद 1-2 minutes का वेट करके ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। तो ग्लास के आउटर सरफेस पे ना कुछ चेंजेस दिखेंगे। आप ग्लास में कोल्ड ड्रिंक रखी होती है, सो वो क्या है, ठंडी अगर है, उसमें आपने आइस पीस भी डाल दिए, आइस क्यूब्स, तो क्या होगा ना, उस ग्लास पे आप बाहर साइड पे कुछ ड्रॉपलेट्स देखते हो। From where do water drops appear on the outer side of the glass? तो हमने वाटर तो अंदर फिल किया है, तो बाहर की ड्रॉपलेट पे, बाहर की सरफेस पे क्यों वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं? So the cold surface of the glass containing iced water cools the air around it, and the water vapors of the air condenses on the surface of the glass. तो हमने कंडेंसेशन की प्रोसेस भी पढ़ी है, जिसमें क्या है, वाटर वेपर कूल करने पर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पर इस ग्लास के सराउंडिंग में जो एयर थी ना, वो भी क्या हुई, वार्म एयर
कूल एयर के प्रेजेंस में यहाँ पर जो ग्लास से जो कूलनेस आएगी उसकी हेल्प से क्या होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड वो किसकी सरफेस पर हो रहा है, ग्लास की आउटर सरफेस पे। We noticed this process of condensation in activity 7 in chapter 5. अगेन अगर आपने ये चैप्टर्स अच्छे से सुने होंगे, पढ़ लिए होंगे ना, तो आपको ये दिक्कत ही नहीं होगी कि कंडेंसेशन की प्रोसेस में क्या पढ़ा है हमने, कि जो वेपर्स होते हैं उनको अगर कूल किया जाए तो वो अगेन वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स कि हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल गया कि जो वाटर है वो हमेशा के लिए लॉस्ट नहीं होता है, वो वेपर्स बन के एयर में जाता है एंड एयर के प्रेजेंस में जहाँ पे भी ठंडा होता है, टेम्परेचर कम होती है ना, ठंड होती है, वहाँ वो वेपर्स जो हैं वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ पहेली हैज नोटिस्ड ड्यू ऑन लीव्स ऑफ ग्रास ऑन विंटर मॉर्निंग, डिड यू नोटिस सेम थिंग समथिंग सिमिलर ऑन लीव्स ऑफ or metal surface like iron grills and gates on a cold morning? Is this also due to condensation? Do you see this happening on hot summer mornings? तो क्या है ना कि ये जो ठंड के टाइम पे विंटर सीजन्स में क्या टेम्परेचर कम होता है, बट दिन भर तो क्या है सनलाइट की प्रेजेंस में थोड़ी वार्मनेस होती है, दैट इज वाई उस टाइम पे क्या है एयर भी वार्म रहती है। बट जैसे ही रात के टाइम पे टेम्परेचर डाउन होता है ना, ठंड बढ़ती है, तो वो क्या होता है वार्म एयर में जो वेपर्स हैं वो क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो हम लीव्स के ऊपर ड्यू के फॉर्म में या फिर किसी मेटल सरफेस के फॉर्म में देखते हैं। बट ये प्रोसेस समर में क्यों नहीं दिखती हमें जनरली, बिकॉज समर में इवन इन द नाइट टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वेपर्स से फिर लिक्विड वाटर का कन्वर्जन होना इतना इजी नहीं होता। दैट इज वाई ये फिनोमिनन हमें जनरली ड्यू का फॉर्मेशन जो है वो विंटर सीजन्स में ही देखने को मिलता है, ना कि समर सीजन में। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू ही क्या हो रहा है, ये जो वाटर वेपर एयर में जा रहा है ना, वो वापस से अर्थ पे आ जाता है। How does it happen? ये कैसे होता है? So as we go higher from the surface of the earth, it gets cooler. तो अर्थ की जब हायर सरफेस पे जाएंगे ना, तो वहाँ पर क्या है, ठंड है, कूलर है वो टेम्परेचर। When the air moves up, it gets cooler and cooler. और जो एयर ऊपर जाती है तो वो भी क्या होगी, ठंडी होती जाएगी। So at sufficient height, the air becomes so cold that the water vapor present in it condenses to form tiny drops of water called droplets. तो एक sufficient height पे जाके टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो जो वाटर है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर जो है लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है या फिर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर्स टू अस एज क्लाउड्स। सो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाते हैं एंड हमको एयर में दिखते हैं एज अ क्लाउड। It so happens that many droplets of water come together to form large-sized ड्रॉप्स ऑफ वाटर। एंड ये जो बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिलके क्या करते हैं, वाटर की लार्ज ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगन टू फॉल एंड कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैवी हो जाती है ना, वो फिर बारिश बन के रेनी सीजन में गिर जाती हैं। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर वॉट वी कॉल्ड रेन। सो यही वाटर ड्रॉप्स क्या है, रेन है। इन स्पेशल कंडीशंस इट मे ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो एंड अगर कंडीशंस चेंज होंगी, दैट मीन्स कि अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत कूल है, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, आइस या फिर स्नो में। एंड किसी कोल्ड रीजन में वो ऊपर एक हाइट से जब अर्थ तक आ रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, वो ज़्यादा मेल्ट नहीं हो पाएंगे बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है। दैट इज वाई उस कंडीशन में क्या होगा, वो हेल या फिर स्नो के फॉर्म में ही गिरते हैं। Thus, water in the form of vapors goes into air by evaporation and transpiration form clouds.
एंड देन कम बैक टू द ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो। इसलिए जो वाटर वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ना, वो कहाँ गया? एयर में। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? एवेपोरेशन के थ्रू एंड ट्रांसपिरेशन के थ्रू। एयर में जाने के बाद उसने क्या किया? क्लाउड्स का फॉर्मेशन किया एंड देन अर्थ पे और ग्राउंड पे एज अ फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हेल वापस आ जाता है। फाइन, तो यहाँ पर हमें समझ आया ना कि इवेपोरेशन की प्रोसेस से वाटर जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, बट वो क्या है? अर्थ पे तो रहेगा, अर्थ से कहीं भी नहीं जा रहा है। क्या होता है? वो इवेपोरेटेड वाटर जो है वेपर्स हैं, वो हायर सरफेस पे जाके अर्थ की, जहाँ पर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर काफ़ी कम है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स में। एंड वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वही क्या है? रेन। अब नेक्स्ट टॉपिक है बैक टू द ओशन, कि ओशन से वाटर वेपर्स बना, वहां से क्लाउड्स बना, क्लाउड से रेन हो रहे हैं। अब रेनी वाटर वापस से ओशंस तक कैसे पहुंचता है? What happens to the water that rain and snow bring to different region of earth? So क्या होता है वाटर का जब वो एज अ फॉर्म ऑफ रेन आता है अर्थ पे या फिर स्नो के फॉर्म में आता है? ऑलमोस्ट ऑल लैंड सर्फेसेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशंस। तो जितनी भी सरफेस है ना, वो ओशन के लेवल से तो ऊपर ही है। सो मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशंस। दिस हैपन्स इन मेनी वेज। तो इसीलिए क्या है ना, लैंड सरफेस जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए जितना भी जो वाटर होता है ना, रेन या स्नो है, वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है? ओशंस में जाता है। अब ये जो प्रोसेस होती है ना कि वाटर वापस ओशन में जा रहा है, ये बहुत सारे तरीकों से होती है। वो कैसे? स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर। तो जो माउंटेन्स पे स्नो होती है वो मेल्ट होती है। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। सो जो स्नो है वो जब मेल्ट होगी तो किस फॉर्म में जाती है? स्ट्रीम्स या रिवर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। एंड जो ग्राउंड पे लैंड पे वाटर आता है वो भी क्या है? फ्लो होके रिवर्स एंड स्ट्रीम में जाता है। सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी और एन ओशन। तो ये रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट तो क्या वेरी करता है, बट इसका एंड पॉइंट क्या है? ओशंस या सी होते हैं। तो रिवर्स में जा रहा है वाटर एंड रिवर्स के थ्रू कहाँ चला जाता है? ओशंस में। However, water of some rivers flows into lakes। और कुछ रिवर का वाटर क्या है? लेक्स में जाता है। The rain water also fill up the lakes and ponds। एंड रेन वाटर जो है वो क्या कर रहा है? लेक्स एंड पॉन्ड्स को भी फिल कर रहा है। A part of the rainwater gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil। और ग्राउंड पे जो वाटर आता है ना, रेन वाटर, वो क्या है? कुछ तो ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो क्या होगा? डिसअपियर हो जाता है। Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration। and ground से जैसे रेन होने के बाद क्या हुआ? धूप निकल आई, सनलाइट आ गई, तो वो जो वाटर है वो क्या होगा? फिर से evaporate हो जाएगा एंड स्काई में पहुंच जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड। एंड बाकी का जो वाटर है ना, वो ग्राउंड में इन द एज बोल सकते हो आपकी डिपॉजिट हो जाता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। एंड मोस्ट ऑफ द वाटर जो है ना हमें मिलता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्राउंड वाटर के फॉर्म में होता है। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। जो ओपन वेल्स है ना, उनमें भी वाटर कहाँ से आ रहा है? ग्राउंड वाटर आ रहा है। एंड बेसिकली जो फ्रेश वाटर का बिगेस्ट सोर्स है ना, वो ग्राउंड वाटर ही है। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स फॉर मेनी लेक्स एज वेल। एंड जो लेक्स में वाटर आ रहा है वो भी मेनली लेक्स ग्राउंड वाटर की हेल्प से ही आ रहा है। It is also this groundwater which is drawn by a hand pump or a tube well। and tube well और hand pump भी simple है कि ground water से ही आ रहा है उनमें पानी। The more hand pumps or tube wells that are used in an area, the deeper we need to dig to find this groundwater। The loss in the level of ground water due to overuse is worrisome। so किसी एरिया में अगर बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल और हैंडपम्प्स है ना, तो वहाँ पर नेक्स्ट टाइम अगर हमें वाटर की अवेलेबिलिटी फाइंड करनी है तो बहुत ज़्यादा अंदर तक डिग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ तक।
क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर कंजम्पशन हो रहा है, तो वाटर क्या हो गया, स्कार्सिटी हो रही है, कम हो रहा है वाटर, ओवर यूज हो रहा है। सो उस कंडीशन में वाटर लेवल जो है वो कम हो जाएगा। पहेली वॉन्ट्स टू शेयर अ कंसर्न विथ यू। पहेली कंसर्न शेयर कर रही है अपना, उसको मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये सबको पता होना चाहिए, उसको इस बात का क्या है, चिंता है। इन दोज एरियाज वेयर द लैंड हैज लिटिल और नो वेजिटेशन द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली। सो वो ये बोल रही है कि जिस एरिया में ना वेजिटेशन नहीं होती है, प्लांट्स एंड ट्रीज नहीं है, वहाँ तो रेन वाटर बहुत क्विकली फ्लो हो जाता है। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विथ इट। एंड जो वाटर जब फ्लो होता है ना, तो वो सॉइल की अपर लेयर को भी लेके चला जाता है। ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, कि सॉइल की जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाती है बाय फ्लोइंग वाटर, तो उसमें क्या हुआ, सॉइल इरोड हो रही है, दैट इज वाई सॉइल इरोजन। There are few areas where most of the land is covered with concrete and land का कुछ एरिया जो है वो तो completely concrete से covered है, and वो concrete क्या करती है, water को absorb नहीं करती। This reduces the seepage of rainwater into the ground which ultimately affects the availability of groundwater। So ये क्या करता है, रेन वाटर के सीपेज को कम कर देता है। जो प्लांट्स प्रेजेंट नहीं है अगर सॉइल में या कंक्रीट सरफेस है, तो उससे क्या होगा, वाटर का सीपेज डिस्टर्ब हो जाता है, एंड अल्टीमेटली क्या चीज़ अफेक्ट होती है इससे, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, क्योंकि ग्राउंड तक वाटर ही नहीं पहुंचेगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं रहेगा। We now know that water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to ocean। तो क्या कंक्लूजन निकाल लिया हमने कि जो रेन वाटर के फॉर्म में वाटर आ रहा है ना, वो अल्टीमेटली कहाँ चला जाता है, ओशियंस एंड सी में, क्योंकि एवेपोरेट हुआ, कहाँ से एवेपोरेट हो रहा है, ओशन से हो रहा है। देन क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, रेन हुई, रेन से आके कहाँ जा रहा है वाटर, रिवर्स एंड पॉन्ड्स में, एंड देन अगेन लार्ज वाटर बॉडीज में। Thus, water from the oceans and surface of the earth goes into air as vapor, returns as rain, hails or snow and finally goes back to the ocean। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, एक साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है कि वाटर जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं तक पहुँच रहा है। सो द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल। इसलिए ये जो तरीका है ना वाटर सर्कुलेशन का, उसको क्या बोला हुआ है, वाटर साइकिल। This circulation of water between oceans and land is a continuous process। and ये जो circulation हो रहा है ना वाटर का land and ocean के बीच में, वो क्या है, continuous process है। and this maintains the supply of water on land। and एक और क्या चीज़ maintain करता है, land पर water की supply को maintain करता है। then next topic है what if it rains heavily। अगर बहुत ज़्यादा rain होती है तो क्या होगा, the time duration एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो कितना टाइम रेन हो रही है, कौन से टाइम पर रेन हो रही है, कितनी देर के लिए रेन हुई, कितना अमाउंट ऑफ वाटर था उसमें। सो ये सब क्या है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके स्टेट में या इवन आपके कॉलोनी में बारिश हो रही है सो पूरे इंडिया में बारिश हो रही होगी, इवन पूरे स्टेट में। एंड एक और चीज़ें, बहुत अगर बड़ी सिटी है तो वहाँ तो एक ही प्लेस पे बारिश हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी सिटी में बारिश हो। सो ये क्या है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर वाइल देयर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज। तो वर्ल्ड के एंड इंडिया के कई पार्ट्स ऐसे हैं ना जहाँ पर कंटिन्यूस रेन होती है, एंड कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर रेन होती ही नहीं है या फिर बहुत कम होती है। इन अवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो रेनी सीजन जो है, मानसून है, उसी सीजन में हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में ज़्यादा रेनफॉल होती है। रेन ब्रिंग्स रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। एंड समर सीजन के बाद जब रेनी सीजन आता है तो क्या बहुत रिलीफ मिलती है, रिलैक्स मिलता है। द सोइंग ऑफ मेनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ द मानसून। एंड जो क्रॉप का सोइंग है ना, क्रॉप्स को लगाते हैं, वो भी किस पे डिपेंड करता है, मानसून पे। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लेड टू मेनी प्रॉब्लम्स। अब रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गई, उस कंडीशन में भी क्या होगी, हार्मफुल होगी। Heavy rains may lead to rise in the level of water in rivers। So heavy rain से क्या होता है, water level जो है वो increase हो जाएगा। कहाँ पे water levels, rivers में, lakes में and ponds में। The water may then spread over large areas causing floods। and उसके बाद क्या होता है, अब water overflow होने लगेगा
तो वो ओवरफ्लो वाटर क्या करेगा, बहुत सारा एरिया जो लैंड का है उसे कवर कर लेगा। द क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटीज may get submerged by water। सो जो फॉरेस्ट हैं, विलेजेस हैं, क्रॉप फील्ड्स हैं लैंड पे, वो क्या होंगे, वाटर से फिल हो जाएंगे, सबमर्ज्ड हो जाएंगे। In our country, floods cause extensive damage to crops, domestic animals, property and human life। So इससे किस किस को डैमेज होगा, जो क्रॉप फील्ड्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे वाटर जब फिल होगा तो जो भी क्रॉप है वो तो किसी यूज़ की नहीं रहेगी। डोमेस्टिक एनिमल्स कई बार उनको स्विमिंग नहीं आती ना, अगर तो वाटर में सबमर्ज हो जाएंगे तो उनका लाइफ की डेथ, उनकी डेथ होगी, ह्यूमन लाइफ की डेथ होती है, प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाती है। सो बहुत सारे लॉस हैं फ्लड्स आने के। एंड फ्लड्स किससे आ रहा है, एक्सेस रेनफॉल से। तो सिंपली एक्सेस रेनफॉल भी जो है वो क्या है, हार्मफुल है, क्योंकि अगर हम बोलें कि वाटर स्कार्सिटी हो रही है तो ज़्यादा रेनफॉल हो जाए, पर ज़्यादा रेनफॉल भी क्या हो रही है, हार्मफुल हो रही है, डैमेज क्रिएट कर रही है। During floods, the animals living in the water also get carried away with the water। So फ्लड्स के टाइम पे क्या होता है ना कि इवन जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं वो भी वाटर के फ्लो के साथ दूर चले जाते हैं कहीं। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स। और क्या होता है ना कि अभी तो वाटर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अगर लैंड पे किसी ऐसे एरिया में ट्रैप हो गए और वहाँ पर उस एरिया में क्या हुआ, फ्लड जाने के बाद थोड़े दिन बाद वाटर क्या हुआ, वहाँ से डिसअपियर हो गया, एवेपोरेट हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा, वो एनिमल्स का वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रेन ऑल्सो अफेक्ट्स द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। सो सॉइल में जो एनिमल्स रहते हैं ना, रेन उनको भी अफेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि सॉइल फ्लो होगी तो वो एनिमल्स के लिए जगह नहीं बचेगी, दैट इज वाई वो भी अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब एक्सेस रेन तो प्रॉब्लम है, बट हम सोचे कि नहीं रेन ही ना हो तो क्या कंडीशंस होंगी, क्या होगा जब बहुत टाइम तक रेनफॉल नहीं होगा। तो कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर। अगर किसी एरिया में पूरा 1 ईयर या उससे ज़्यादा रेन ना हो, आपके एरिया में देखो अगर बहुत टाइम तक रेनफॉल नहीं आती है तो हम कैसे परेशान हो जाते हैं ना कि अरे अब तो रेनफॉल होना चाहिए। द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाय एवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अब रेन आए ना आए, एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस तो क्या है, कंटिन्यू रहेगी। सॉइल से वाटर लॉस होगा, प्लांट से वाटर लॉस होगा, सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन। अब वो वाटर वापस तो आ नहीं रहा है, रेनफॉल तो हो नहीं रही है, देन उस कंडीशन में क्या होगा, द सॉइल बिकम्स ड्राई। सो सॉइल ड्राई हो जाती है। The level of water in ponds and wells of the region goes down and some of them may even dry up। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाटर एवेपोरेट जो हो रहा है वो रिवर्स एंड पॉन्ड से भी हो रहा है। सो वहाँ पे वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर एवेपोरेट हो रहा है, वेपर्स बन जा रहा है। The groundwater may also become scarce. This may lead to droughts and groundwater जो भी है वो भी कम हो जाएगा, because rainfall नहीं होगी तो ग्राउंड लेवल तक वाटर ही नहीं पहुंचेगा, दैट इज वाई वो भी कम हो जाएगा। एंड वो कंडीशन क्या हो जाएगी, ड्रॉट्स की। इन ड्रॉट कंडीशन इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर। एंड जो ड्रॉट्स वाली कंडीशन है ना उसमें क्या है, फूड एंड फॉडर भी नहीं मिलता है। फूड हमें भी नहीं मिलेगा एंड फॉडर एनिमल्स को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज वाटर नहीं होगा ना तो प्लांट्स की ग्रोथ अफेक्ट होगी, दैट इज वाई फूड नहीं मिलेगा। You might have heard about droughts occurring in some parts of our country or the world। So आपने droughts के बारे में सुना तो होगा इंडिया में या वर्ल्ड के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनमें भी। Are you aware of the difficulties faced by the people living in these areas? सो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, बिकॉज ड्राई है, वाटर की कमी है, फूड नहीं मिल रहा है। तो भाई हमारी बेसिक नेसेसिटी फूड एंड वाटर ही नहीं मिलेगा तो कैसे कोई ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता है। What happened to the animals and the vegetation in these conditions? इस कंडीशन में एनिमल्स एंड वेजिटेशन का क्या होगा, उनकी लाइफ तो पूरी डेंजर में ही रहेगी। Try and find out about this by talking to your parents and neighbors and by reading about it from newspapers and magazines। तो आप अपने घर में एल्डर वन से स्टोरी सुनो इनके बारे में कि कैसे ड्रॉट्स कंडीशन आपके नियर बाय एरिया में कभी आई है क्या,
या फिर ड्रॉट से और क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आपको इसके थ्रू पता है क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने को मिलेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। फॉर एग्जाम्पल किसी टाइम पे बहुत रेन हुई तो हम वो वाटर को कंजर्व कर लें, एंड अगर किसी टाइम रेन नहीं होगी, सपोज एक साल बहुत रेनफॉल हुआ एंड दूसरे ईयर रेनफॉल नहीं हो रहा है, तो अगर हमने वाटर स्टोर करके रखा हुआ है तो हमको नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम नहीं होगा। वो देखते हैं कि कैसे वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। Only a small fraction of water available on the earth is fit for use of plant. So कुछ ही अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि ड्रिंकिंग के पर्पस या फिर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूजफुल है। यूज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। एंड प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ड्रिंकेबल वाटर अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द ओशंस एंड इट कैन not be most of the water is in the oceans and it cannot be used directly. So वो water क्यों नहीं यूज हो रहा है? oceans में जो है वो salty water है, saline water है, that is why directly use नहीं कर सकते उसे। When the level of the groundwater decreases drastically, this cannot be used anymore. So अगर ये जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत फास्टली डिक्रीज होता जाएगा ना, तो क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम के लिए यूज के लिए बचेगा ही नहीं। The total amount of water on earth remains the same. बट क्या है, अर्थ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है ना वो हमेशा सेम रहता है, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं आना है कि वाटर अर्थ से ही चला जाता है। वो क्या है, वेपर्स के फॉर्म में रहेगा या स्नो के फॉर्म में रहेगा, बट अर्थ पे ही रहता है। सो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर सेम है, बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज वेरी लिमिटेड एंड इज डिक्रीजिंग विथ ओवर यूसेज। तो क्या हो रहा है कि वो वाटर जो है वो वेपर्स के फॉर्म में चला जाता है, तो यूजफुल फॉर्म में कम बचता है। द डिमांड ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड डे बाय डे इतनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमको वाटर चाहिए है कि वाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विथ राइजिंग पॉपुलेशन, एंड जो लोग वाटर का यूज़ कर रहे हैं ना तो उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, सिंपली ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। इन मैनी सिटीज लॉन्ग क्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर अ कॉमन साइट। तो इस टाइप के ऐसे लाइन्स लगे हुए आपने मूवीज एंड टीवी में देखा होगा। इवन कई बार हमारी ना लोकेलिटी में भी ऐसा होता है कि वाटर नहीं आ रहा है, दैट इज वाई टैंकर्स होते हैं, उसके लिए हम लोग ऐसे क्यू लगा के वाटर कलेक्ट करते हैं। Also, more and more water is being used for producing food and by the industries. And बहुत ज़्यादा amount of water और कौन use कर लेता है? Agricultural lands and industries. These factors are leading to shortage of water in many parts of the world. So इसी वजह से क्या है, water की shortage हो रही है world के बहुत सारे parts में। Hence, it is very important that water is used carefully. We should take care not to waste water. So इसलिए हमको क्या करना है, इतने केयरफुल रहना है कि हम वाटर को ज़्यादा वेस्ट ना करें। देन नेक्स्ट टॉपिक है क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो हम वाटर को वेस्ट तो नहीं करना है, बट साथ साथ एक और चीज़ क्या है कि कैसे हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारी वाटर की जो नीड्स हैं वो रेन नहीं होने पर फुलफिल हो सके। सो वन वे of increasing the availability of water is to collect rain water and store it for later use. So एक तरीका क्या है कि रेन वाटर को स्टोर कर लें। जैसे चॉकलेट्स का क्या करते हो आप, एक बार मार्केट गए तो बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आके आपने रख ली, स्टोर कर ली, कि इन केस अगर बहुत टाइम तक आप मार्केट नहीं जा पाओ तो आप क्या करोगे, चॉकलेट्स आपके पास रहेगी। ऐसे ही रेन वाटर का करना है कि जब रेन होती है तो उसको कलेक्ट कर लेना है। Collecting rainwater in this way is called rainwater harvesting. And जो रेन का वाटर है उसको हम कलेक्ट करके स्टोर कर लेते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेनवाटर हार्वेस्टिंग। The basic idea behind rainwater harvesting is catch water where it falls. तो इसका मतलब क्या है ना कि जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पर वाटर को कलेक्ट कर लेना है। अब अल्टीमेटली वो ओशियंस में जाके कलेक्ट तो हो रहा है, बट हमें वहाँ कलेक्ट नहीं करना है। हमें कहाँ करना है, अपने हाउसेस के नियर बाय जगह पे, ग्राउंड है, फील्ड्स है, वहाँ हमें वाटर का स्टोर करना है।
What happens to the rainwater that falls in place that are mostly covered with concrete roads and buildings? अब जो roads concrete वाली road है या buildings हैं वहाँ तो land जो है water absorb ही नहीं करता है, तो वहाँ पर हम कैसे करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग? इट फ्लोज इनटू द ड्रेन्स इजंट इट? तो वहाँ पर जहाँ पे पक्का रोड है या कंक्रीट रोड है वहाँ तो वाटर जो है रोड पे एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो तो ड्रेन्स में चला जाता है. फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर्स और लेक्स विच कुड बी फार अवे. एंड वहाँ से कहाँ जाएगा? रिवर्स में जाएगा, लेक्स में जाएगा एंड अल्टीमेटली सी में चला जाएगा जो कि बहुत दूर है. So a lot of effort will then be required to get this water back into our homes as the water did not seep into the ground. तो क्या हुआ ना, इस पूरी प्रोसेस में कंक्रीट रोड पे वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो फ्लो की वो रिवर्स में गया, लेक्स में गया ड्रेन्स के थ्रू, तो हमसे बहुत दूर पहुंच गया. तो अब अगर हमको वाटर चाहिए होगा तो इतना दूर सोर्स से लाना पड़ेगा, वो फिर डिफिकल्ट है. सो क्या करते हैं यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स यहाँ पर दी हुई हैं. फर्स्ट वन इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. हम अपने रूफ टॉप जो है ना वहाँ पर रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आप इंडिविजुअल हाउस में रहते हो तो आप अपने हाउस में कर सकते हो, एंड इनकेस अगर आप बिल्डिंग या अपार्टमेंट और सोसाइटी में है तो वहाँ आप जो मैनेजमेंट है उसको इस चीज़ के बारे में अवेयर कर सकते हो कि हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे घर में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम प्लांट सेटअप करें. सो एक मेथड क्या है? रेन वाटर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इन दिस system the rainwater is collected from the rooftop to a short storage tank. So यहाँ पर दिया हुआ है फिगर में रूफ पे वाटर कलेक्ट हो रहा है, पाइप के थ्रू ये स्टोरेज टैंक्स में आ जाता है. This water may contain soil from the roof and need filtering before it is used. So, अब रेन वाटर में रूफ पे आ रहा है या फिर ग्राउंड में जा रहा है तो कई बार इसमें क्या है ना सॉइल ऐड होते हैं. सो उसको क्या यूज करने के पहले हम फिल्टर कर सकते हैं. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into a pit in the ground. So या तो एक तरीका क्या है, आप इसको टैंक्स में कलेक्ट कर लो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है पाइप्स के थ्रू डीप डाउन इनसाइड द ग्राउंड उसको वाटर को वहां पहुंचाना है. This then seeps into the soil to recharge और refill the ground water. उससे क्या होगा ना, जैसे यहाँ वाटर है so ये easily सराउंडिंग में एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड ग्राउंड वाटर को फुलफिल अमाउंट ऑफ जो वाटर की उसकी नीड है वो फुलफिल हो जाएगी. अनदर टेक्निक क्या है? अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर. एंड यहाँ पर हमने क्या देखा, जो बिल्डिंग्स एंड सोसाइटीज हैं वहाँ तो कंक्रीट रोड होती है एंड पक्की ड्रेन्स होते हैं, तो उनमें तो वाटर एब्जॉर्ब होना पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या करें, ऐसे रोड्स बिल्डअप करें जहाँ पर साइड में ऑप्शन हो कि वो प्लेस से वाटर एब्जॉर्ब हो. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ग्राउंड या सॉइल एरिया है वहां से वाटर एब्जॉर्ब होगा. तो उसके लिए क्या होगा, ड्रेन्स का कंस्ट्रक्शन हमें ऐसा करना होगा जहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो. सो यहाँ पर बेटर मेथड जो है ना वो फर्स्ट टेक्निक है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इसके लिए आप क्या है, अपने लोकेलिटी में लोगों को अवेयर करो कि हमें वाटर की स्कैरसिटी ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो हमने ये पढ़ा कि वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं, वाटर कैसे पूरे एक साइकिल के फॉर्म में घूम रहा है, वेपर से क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर वो रेन होके वापस से ओशंस में जाके फिर वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो एक ये साइकिल चल रही है कंटिन्यूअस. वाटर का जो टोटल अमाउंट है अर्थ पे वो कांस्टेंट रहता है, वेपर्स, आइस, स्नो, हेल्स एंड अलग अलग फॉर्म में. उसके बाद अगर रेन बहुत ज़्यादा हो रही है तो उससे क्या कंसिक्वेंसेस हैं, बिल्कुल भी रेन नहीं होगी तो उससे क्या कंसिक्वेंसेस हैं, वाटर को कंजर्व करने का क्या इंपॉर्टेंस है एंड वाटर को कंजर्व कैसे किया जा सकता है. तो ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा. अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन आंसर्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग. हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बताने. एंड फर्स्ट ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड. सिंपल है, हमने बहुत आगे चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है कि जो वाटर का कन्वर्जन है वेपर्स में उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन. एंड सेकेंड वन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर. एंड जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है उस कंडीशन में वाटर वेपर्स जो हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. No rainfall for a year or more may lead to drought in that region. अगर रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं हो रही है
तो वो क्या कंडीशन हो जाएगी, ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा। फोर्थ वन इज एक्सेसिव रेन में कॉज, बहुत ज्यादा रेन होने से क्या होगा, रिवर्स एंड लेक्स जो है वो ओवरफ्लो होंगे एंड कंडीशन क्या होगी, फ्लड्स। तो ये हो गए क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट इज स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू टू एवेपोरेशन और कंडेंसेशन। तो यहाँ पर हमें बताना है, कुछ प्रोसेस दी हुई है, तो वो प्रोसेस जो है वो कंडेंसेशन के थ्रू हो रहे हैं या एवेपोरेशन के थ्रू हो रहे हैं। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एवेपोरेशन के लिए कैपिटल ई वर्ड यूज कर रहे हैं एंड कंडेंसेशन के लिए कैपिटल सी। फर्स्ट क्या है, वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। एक एक्टिविटी में हमने देखा, हमने एक ग्लास लिया, उसमें वाटर फिल किया एंड उसमें क्या किया, आइस डाले, तो क्या हुआ, उसकी वॉल्स पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही है। वो क्यों हो रहा है, बिकॉज सराउंडिंग की जो वार्मर एयर है, जहां पर क्या है, वेपर्स प्रेजेंट हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो ये प्रोसेस क्या हो जाती है, कंडेंसेशन। सेकेंड इज स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ्स वाइल दे आर आयरन। तो वाटर को जब हीट किया जाएगा, जो वेट क्लॉथ्स में वाटर है उसको हीट मिली तो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, वो प्रोसेस हो गई क्या, एवेपोरेशन। थर्ड वन इज फॉग अपीयरिंग ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। सो जो मॉर्निंग में फॉग दिखता है विंटर्स में, वो भी किस वजह से है, कंडेंसेशन, क्योंकि जो वार्मर एयर है उसको जब कम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है एंड वही क्या होता है, फॉग। नेक्स्ट इज ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट। तो अगर आप किसी वेट क्लॉथ से ब्लैक बोर्ड को वाइप करोगे, थोड़ी देर बाद क्या है, वो ड्राई हो जाता है। क्यों, क्योंकि वाटर जो है उस पे से एवेपोरेट हो गया। तो डी में क्या आएगा, एवेपोरेशन। एंड लास्ट ई जो है, स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट ग्रिडल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। सो किसी हॉट यूटेंसिल पे, ग्रिडल पे जो वाटर ड्रॉपलेट डालेंगे तो क्या होगा, हीट के प्रेजेंस में वाटर डिसअपियर होगा एंड वो डिसअपियर हो रहा है, दैट मीन्स कि वहां क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स, वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून। सो वाटर वेपर सिर्फ मॉनसून में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल गलत है। वाटर वेपर सारे सीजन्स में प्रेजेंट होते हैं एंड मेनली समर सीजन्स में। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे ही सनलाइट जो है वो ओशंस का जो वाटर है उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करती है। तो ये क्या है, ऑल सीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, तो हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट वन इज water evaporates into air from oceans, rivers and lakes but not from the soil. So water evaporate हो रहा है कहाँ से, जो वाटर बॉडीज से, बट सॉइल से इवेपोरेट नहीं होता है। मतलब क्या है कि सिर्फ ओशियंस, रिवर्स एंड लेक से वाटर इवेपोरेट होगा बट सॉइल से नहीं होगा। तो ये गलत है, क्योंकि हमने भी चैप्टर में पढ़ा है कि सॉइल में भी जो वाटर प्रेजेंट है वो भी क्या है, इवेपोरेट होता है। तो सेकेंड वन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड इज द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, अब इसका एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए ना आप लोगों को। तो देन नेक्स्ट इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट, तो इट इज फॉल्स। अब रीजन क्या है इसका, क्यों फॉल्स है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में इवेपोरेशन हुई है, कंपल्सरी नहीं है। सनलाइट की हेल्प से क्या होता है, पूरी जो एयर है ना वो वार्म हो जाती है, इसीलिए इवेपोरेशन की प्रोसेस स्लो जरूर हो जाती है बट ये कंटिन्यू रहता है, दैट इज वाई ये क्या है, फॉल्स। लास्ट वन इज वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर ऑफ एयर वेयर इट इज कूलेस्ट। सो वाटर वेपर क्या है, वाटर की ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं अपर सरफेस, जो अर्थ की अपर सरफेस है ना एटमॉस्फेयर में, वहां पर ये क्या है, वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहाँ पर, जहां पर टेम्परेचर कम है। तो ये क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि कंडेंसेशन कब होता है, जब टेम्परेचर कम किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प, इफ यस हाउ। सो क्या होगा, यस ऑब्वियसली आंसर में तो यस ही होगा। रीजन क्या होगा कि अगर हम क्लोथ्स को अंगीठी या फिर हीटर के आसपास रख रहे हैं ना, तो वो क्या है, हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, जो वाटर है क्लोथ्स में वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होके डिसअपियर हो जाएगा, दैट इज वाई वो क्लोथ्स जो है वो जल्दी ड्राई हो जाएंगे। टेक आउट अ कोल्ड बॉटल
of water from refrigerator and keep it on a table. After some time, you notice a droplet of water around it. Why? So आप जब रेफ्रिजरेटर से बॉटल निकालोगे ना, थोड़ी देर बाद टेबल के सराउंडिंग में टेबल पे रखोगे तो आप ये देखोगे कि जो बॉटल है ना उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स की एक लेयर दिखने लगती है. तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसे हमने यहाँ पर चैप्टर के बीच में ग्लास का एग्जाम्पल देखा है ना कि ग्लास में अपने वाटर फिल करके उसमें आइस क्यूब डाले तो उस ग्लास की सरफेस पे भी क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं. तो सराउंडिंग में जो वार्मर एयर है ना, दैट मीन्स कि वाटर वेपर्स हैं वो किस में कंडेंस हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स में कंडेंस हो जाएंगे. एंड वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कलेक्ट होके क्या बना लेते हैं, वाटर के अराउंड एक पडल बना लेते हैं. तो सिंपल है, यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रही है, कंडेंसेशन, जिसमें कि सराउंडिंग में जो वार्मर एयर है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ड्रॉपलेट्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्लीन देयर स्पेक्टिकल्स पीपल ऑफन ब्रीथ आउट ऑन ग्लासेस टू मेक देम वेट. एक्सप्लेन व्हाई द ग्लासेस बिकम वेट. सो क्या है ना कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, हमारी जो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट की प्रोसेस है उसमें हम इनहेल तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन, बट जब ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तब क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड उसके साथ होते हैं क्या, वाटर वेपर्स. सो ये जो वाटर वेपर्स हैं जब वो ग्लास की सरफेस से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ग्लास सरफेस जो है वो वेट हो जाती है. एंड वो स्लाइटली वेट जो ग्लास सरफेस है वो क्लॉथ से फिर इजीली क्लीन हो जाती है इन कंपैरिजन टू ड्राई. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म. तो क्लाउड्स फॉर्मेशन की प्रोसेस हम चैप्टर में पढ़ते हुए तो आ रहे हैं, इसका आंसर में देखते हैं अब कि जो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन होती है, देन उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन. सो क्या है, जो अर्थ सरफेस पे डिफरेंट फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है वो सनलाइट की प्रेजेंस में एवेपोरेट होता है, दैट मीन्स कि वाटर वेपर बनाता है एंड हाइट एक पे पहुंच जाता है. फाइन, वहां उस पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचने के बाद टेम्परेचर कूलर होने की वजह से, ठंडा होने की वजह से जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाते हैं एंड टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कलेक्ट होके बना लेते हैं क्लाउड्स, जो कि एयर में फ्लोट करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when does a drought occur. So drought कब आता है, जब बहुत टाइम तक रेनफॉल ना हो एंड उस प्लेस पे क्या है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर हो जाती है. सो पूरी चीजें जो है सराउंडिंग में सॉइल है वो ड्राई हो जाएगी, वाटर की जो नीड है वो फुलफिल नहीं होगी. सो उस कंडीशन में क्या आ जाता है, ड्रॉट्स वाली कंडीशन होती है. सो यहाँ पर ये जो चैप्टर था वाटर वो कंप्लीट होता है. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिया है ना, वाटर कैसे रेनफॉल हो रही है, वाटर साइकिल क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं एंड इवन क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए. सो इन केस अगर आपको कोई डाउट्स है, कहीं पे कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. सो स्टडी इट वेल, राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपरली एंड थैंक यू.